फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स एसएफ के रिगार्डिंग कोई भी कैश फ्लो हो, इनफ्लो या आउटफ्लो। दूसरा एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चारों सब हेडिंग आती, कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो हो। तीसरा जो पढ़ा रहा हूं करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिर्फ पहले वाली सब हेडिंग, बाकी तीन सब हेडिंग नहीं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंपनी लोन ले रही है भले थोड़े टाइम के लिए, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। ये बेसिकली पहले नहीं कवर होता था, पहले कवर नहीं होता था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, इसको बाद में अपडेट किया। वजह जो कंपनियां लोन नहीं दिखाना चाह रही अपना, वो क्या करती थी, नॉन करंट की जगह करंट लोन ले लिया। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया 11 महीने का और लोन रिन्यू कराता है उसको, मतलब है लॉन्ग टर्म लोन ही हो गया एक तरह से। हर 11 महीने लोन लिया, 11 महीने का फिर रिन्यू कराते, जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है 11 महीने का होता है जनरली, जब घर लेते हैं रेंट पर जनरली 11 महीने का रेंट होता है, उसको रिन्यू करते रहते हैं जनरली। अगर लैंड और टेनेंट दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो जनरली उसी को रिन्यू करते रहते हैं। तो इस तरीके से लोन रिन्यू करने लग गए और लॉन्ग टर्म लोन में दिखेगा ही नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा ही नहीं, इससे बच जाएंगे। इसको रोकने के लिए इसको भी ऐड ऑन किया गया कि अगर करंट लायबिलिटी के अंदर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो क्या ध्यान रखना सर, हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दिख जाए, पहला चीज क्या पता लगानी है आपको कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं। अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है इग्नोर। सेकंड चीज क्या पता लगानी है कि इन तीन से रिलेटेड होनी चाहिए, एसएफ या एनसीएल और करंट लायबिलिटी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इन तीन से ही रिलेटेड होनी चाहिए, तो ही मैं अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी के आंसर में लिखूंगा और वरना ही हो। फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज लिखा हो तो मशीनरी परचेज सब तीनों में से कहीं नहीं आता, वो तो एनसीए में आता, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे अपने आंसर में। अभी इंडिविजुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कल हमने इन्वेस्टिंग करी, आज फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कल ऑपरेटिंग करेंगे। सारे कंप्लीट होने के बाद फिर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों एक्टिविटी करनी होगी। जो फॉर्मेट बनाया था लास्ट क्लास में सेम फॉर्मेट बनाएंगे। ये नोट कर लिया होगा, आपने मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो बनाया था फॉर्मेट लास्ट क्लास में सेम फॉर्मेट बनाएंगे, केवल दो कॉलम पर्टिकुलर्स फॉर अमाउंट, हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर का पार्ट है ना? हाँ आंसर है ये पूरा कैश फ्लो भी लिख रहा है इसके ऊपर। हाँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हेडिंग होगी आंसर। जो बच्चे लेना है संडे को क्लास है 12 बजे, टेस्ट 1 बजे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कॉमन सेंस में करेंगे। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 1 पेज 227 लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब क्वेश्चन के अंदर मेंशन डेफिनेटली किया जाएगा कि आपसे इन्वेस्टिंग मांग रहे हैं, ऑपरेटिंग मांग रहे हैं, फाइनेंसिंग मांग रहे हैं या तीनों मांग रहे हैं। पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर वाला कितना है 6 लाख। ये बड़ा ध्यान से पढ़ना है जी। तो पिछला क्वेश्चन था लास्ट क्लास में किया था, उसमें करंट ईयर पहले था, प्रीवियस ईयर बाद में, 2015 पहले 14 बाद में। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रीवियस ईयर पहले करंट ईयर बाद में है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाता है, कभी करंट पहले कभी प्रीवियस ईयर पहले, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होके पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा, करंट ईयर कौन सा। अच्छा जी, तो तीन आइटम दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है 1 से लेकर 6 तक। अभी क्या करता हूं मैं, सिर्फ पहले 3 पॉइंट पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग नोटिंग नहीं करेंगे। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर कितना था 6 लाख, इस साल के एंड तक कितना हो गया 8 लाख। क्या लगता है शेयर इशू हुए हैं कि रिडीम हुए हैं? सर इशू बढ़ रहे हैं तभी तो इशू है। ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है। जब शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक से पैसा आता, इनफ्लो है। नोटिंग नहीं करेंगे आप लोग, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मैं नोटिंग के लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस आ सकता है इस आंसर के अंदर। अभी मैं मान के चल रहा हूं एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2
है। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? No, sir. नहीं लगाना सर। इनफ्लो है, इनफ्लो में ब्रैकेट नहीं लगता, आउटफ्लो में लगता है। इक्विटी शेयर तो रिडीम भी नहीं हो सकते, तो रिडीम है। इनका डाउट ये है कि सर इक्विटी शेयर में आपने पूछा इशू या रिडीम, सर ये रिडीम तो होते ही नहीं, तो हमेशा इशू ही होंगे, पक्की बात है। मतलब देयर कांट बी अ सिचुएशन कि इक्विटी शेयर डिक्रीज हो रहे हो, प्रीवियस ईयर में 8 लाख, करंट ईयर में 6 लाख, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी होती है सर बायबैक वाले केस में। बायबैक कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरेटिकली शायद हमने पढ़ा है। बायबैक वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, एक कंपनी को जब लगता है कि हमारे बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स हो गए हैं और कंपनी के पास एक्सेस मनी है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है और एक्सेस मनी है, ऐसे केस में कंपनी एज अ इन्वेस्टर बन के मार्केट में जाती है, शेयर्स खरीद लेती है और उन्हें फाड़ देती है, मतलब कैंसिल कर देती है। उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो जाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि कम लोगों में डिविडेंड बढ़ेगा तो पर हेड ज्यादा बढ़ेगा, इसे बायबैक बोलते हैं। उससे शेयर्स कम हो जाते हैं, तो देयर में बी अ सिचुएशन जहां शेयर्स कम हो सकते हैं। कंपनी के लिए लॉस होगा ना। ये कंपनी के लॉस, देखो कंपनी वर्क कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए, जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी शेयर होल्डर्स हैं। मतलब बेसिकली जो कंपनी का डायरेक्टर है उसने हैवी स्टेक लिया होता है, जो प्रमोटर है उसने हैवी स्टेक लिया होता है। इनफैक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में 70% के शेयर होल्डर हूँ और मैं कंपनी की शेयर इशू कर रहा हूँ, तो कहने के मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है, तो मैंने 70% खुद का लगा रखा 70%। मान लीजिए कंपनी में उसमें प्रमोटर का शेयर होल्डर सिर्फ 20% प्रमोटर की होल्डिंग, बाकी डिफरेंट पब्लिक की है, वो तो कभी भाग सकता है 20% के शेयर बेच करके, ठीक है ना। तो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है तो उसका मतलब प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है उस कंपनी पे ज्यादा से ज्यादा, तो शेयर कम भी हो सकते हैं सिचुएशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर लास्ट ईयर 2 लाख रुपए के थे, इस साल है ही नहीं। क्या लगता है इशू हुए कि रिडीम हुए? रिडीम हुए। कब घट गए ना, मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, मतलब लोगों को बुलाया, उनका पैसा दे दिया और शेयर कैंसिल कर दिया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है सर। आउटफ्लो है, पब्लिक को पैसा दिया है, फर्म से पैसा जा रहा है, ब्रैकेट। लोग आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, सिर्फ देखना। थर्ड पॉइंट डिबेंचर्स। सर डिबेंचर लास्ट ईयर तो थे ही नहीं, अब हैं। क्या लगता है डिबेंचर इशू करें कि रिडीम करें? डिबेंचर इशू करें और नए डिबेंचर इशू करें। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर, क्योंकि पैसा आ रहा है। डिबेंचर इशू करने का मतलब हमने पब्लिक को डिबेंचर नाम का सर्टिफिकेट दे दिया और उनसे पैसा ले लिया। कंपनी में कैश का इनफ्लो है, पैसा बढ़ रहा, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा। तो ये 3 आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो, ठीक। लेकिन हमेशा एग्जाम में पहले एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद ऊपर का आइटम पढ़नी है। आइटम पढ़ते हैं 1 बाय 1। पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। देखो चेंज आ गया, ये जो इक्विटी शेयर इशू करे ना 2 लाख रुपए के, मतलब पब्लिक से हमने 2 लाख प्लस 15%, 2,30,000 रुपए लिए। ये समझ पा रहे हैं? इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। याद कीजिए, जब शेयर इशू करने की एंट्री करते हैं, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें फेस वैल्यू नहीं आती, इशू प्राइस आता है। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि इशू प्राइस सॉरी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 11.5। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो प्रीमियम 15% है, 10 रुपीज का 15% 1.5, 1.5 रुपया, तो इशू प्राइस हो गया 11.5। जब कंपनी ने शेयर इशू करे तो हर एक शेयर होल्डर से 11.5 रुपीज लिए। और हम यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू डिस्कस करने नहीं बैठे, कैश डिस्कस करने बैठे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश पे ध्यान देना, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में कैसे लिखने वाले हैं सर कि 8 लाख के शेयर्स क्लोजिंग में थे, बिगिनिंग में 6 लाख के शेयर थे, प्लस 30% 2 लाख में जब हम 30% ऐड करेंगे तो सॉरी 15% 30,000 है। 2 लाख रुपीस के शेयर, 2 लाख रुपीस पे 15% प्रीमियम, टोटल पैसा मिला 2,30,000।
सर मतलब हमें प्रीमियम और फेस वैल्यू कंबाइंड करके इशू प्राइस से लिखना है। हाँ जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पर्टिकुलर्स के कॉलम में कोई रिजिडिटी नहीं है, आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 लाख रुपए इशू ऑफ इक्विटी शेयर और एसपीआर रिसीव्ड 30,000। मतलब आप इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं कि 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू करे और 30,000 रुपए का प्रीमियम रिसीव करे। 30,000 रुपए कैसे आया? 2 लाख का 15% 30,000, या फिर इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख प्लस 15% 230। प्रेजेंटेशन कौन सी रखनी है आपको, जो आपको इजी लग रही हो, जो आपको समझने में आसान लग रही हो, वो प्रेजेंटेशन नोट करिए। शेयर वाली को सभी। हाँ जी सर ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब जैसे आपने कहा था पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन का करना है, फिर उसके बाद ही करना है, तो फिर पहले पर्टिकुलर्स का सारे कॉलम करिए, फिर उसके बाद ऐसे एक एक करके जैसे एसपीआर रिसीव। तो जैसे इसमें को चेंज से कट करना पड़ा ना मेरे को उसको। नहीं जैसे शुरुआत में साथ में बाकी सब नोट करें, मैं सुन रहा हूँ। इसमें 2 लाख रुपए लिखे थे इशू, तो फिर उसके बाद जैसे ये तीनों हो गए, फिर उसके बाद लिख देते हैं एसपीआर रिसीव। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। पहले पर्टिकुलर्स भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद एडिशनल भी कर सकते हैं ना उसके बाद ऐसे। तो उसमें ना जैसे कुछ कुछ जगह दिक्कत आएगी आपको, कुछ कुछ जगह जैसे कि मान लो जैसे डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रखे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। पैसे ही कमा रहा है तो लेस ऐसे हो सकता है ना, फिर ब्रैकेट में दिखा दो उसको। ये तो डिस्काउंट थोड़ा ना, कैश ट्रांजैक्शन से कैसे माइनस करोगे? तो मैं डिस्कस करता हूँ डाउट से। आपको नोट करनी है या तो फर्स्ट वाली लाइन 230 वाली लाइन, या फिर ये दोनों जो आपको कंफर्टेबल लगे। 230 लिखने में कंफर्टेबल है या 2 लाख और 30,000 अलग लिखने में कंफर्टेबल है, कोई एक काम करना है, मैं ये दोनों नोट नहीं कर रही, इस पर डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली हम नाम नहीं लिख सकते। डायरेक्टली तो लिखा मैंने 230। इधर ये दोनों हटा के जो आपने ब्रैकेट में लिख रखा है सर, वो मतलब ये कैलकुलेशन ना दिखाएं, कैलकुलेशन दिखाने पड़े। 230 कैसे आ गया एकदम से? फिर कौन सी नोट की वेटिंग? ये दोनों नोट नहीं करनी, ठीक है? और ये वाली 230 और ये 2 और 30, इन दो में से कोई एक नोट करना, कोई भी एक, ठीक है जी? फिलहाल मैं एक रब कर देता हूँ, फिर जोड़ने में दोनों आ जाए। फिलहाल मैं ये वाली रब कर रहा हूँ, दोनों तरीके इंटरवेंशन सही है। दोनों पिज्जा एक साथ लिखो या 2 लाख को पिज्जा अलग अलग लिखो। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ जी। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है अंडर राइटिंग कमीशन पे करा है हमने 10,000 रुपए। फाइनेंस की एक्टिविटी है कि नहीं है? सर शेयर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली फाइनेंस एक्टिविटी है। कैश एक्टिविटी है कि नहीं है? पैसा जा रहा है, कैश एक्टिविटी है। इट अंडर राइटिंग कमीशन पे। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? आउटफ्लो है, ब्रैकेट लगाना। पैसा आए इनफ्लो ब्रैकेट नहीं लगाओ, पैसा जा रहा है आउटफ्लो ब्रैकेट लगाओ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडम्पशन वाला प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस? लॉस होता है। मतलब जब हमने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बुलाया कि भैया हमारा सर्टिफिकेट वापस करो, हमें कैंसिल करना है, अपने पैसे ले जाओ, तो 2 लाख रुपए नहीं, 2,10,000 रुपए लेकर गए। 2 लाख रुपए के जो शेयर्स थे और उस पर 5% प्रीमियम, 2 लाख का 5% 10,000। तो जो मैंने 2 लाख रुपए लिखा था ये 2,10,000 बन गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख प्लस 5%। और अच्छा समझने के लिए 2 लाख प्लस 2 लाख का 5%। 2 लाख रुपए तो दिए ही प्रेफरेंस शेयर वालों को और उसका 5% 10,000 रुपए और दिया। टोटल पैसा गया हमारी जेब से 2,10,000। तो देखो एडजस्टमेंट लिख सकते हैं सर। हाँ जी, ये दोनों पे अलग अलग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,10,000 ब्रैकेट में 2 लाख रुपए तो देने ही थे, 10,000 रुपए और दिए हैं रिडम्पशन के प्रीमियम। सर वो 10 लाख के पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पेड, डिवेंचर इज प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट पढ़ें जी आगे। यस सर। पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये देखिए जब मैं डिवेंचर इशू लिखा हुआ 1 लाख रुपए,
तो एक्चुअली 1 लाख रुपए आए ही नहीं, 10% डिस्काउंट पे इशू करा था, कितने रुपए आए? 90,000 आए। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट 1 लाख माइनस 1 लाख का 10%, 1 लाख माइनस 1 लाख का 10%, 90,000। तो आप देख सकते हैं सर, अगर हम डायरेक्ट पर्टिकुलर से करते तो बार बार हमें फिर एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, कटवट करना पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स पर आएंगे। साथ साथ करेंगे, पहले एक एडजस्टमेंट ऐसे हाँ, एडजस्टमेंट वाइज होगी ना, मतलब नोट कर ले सबने। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10% डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो हमारे अकाउंट में 90,000 रुपीस आए होंगे। हमें इस चैप्टर में कैश से मतलब है, तो कैश 90,000 है, सेंड नोट पे लिखा हुआ है, इनफ्लो है बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते सर 1 लाख अलग लिखो 10,000 अलग लिखो, क्योंकि 10,000 तो कोई कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सर 1 लाख में प्लस कर देता हूँ, 10,000 माइनस कर देता हूँ, तो 1 लाख रुपीस तो आएंगे, प्लस कैसे कर दिया, 10,000 रुपीस आउटफ्लो हुआ, माइनस कैसे कर दिया, ठीक है। तो जितना कोशिश करें कंबाइंड करें, कंबाइंड का मतलब पता है क्या होता है, कंबाइंड से एक्यूरेसी आती है। 230 की पेमेंट हुई है, अब जो 2 अलग और 30 अलग लिख रहे हैं वो गलत है। गलत इसलिए है कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि एक्चुअल में तो 230 दिए हैं, ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपीस अलग ट्रांसफर हो, 30,000 अलग ट्रांसफर हो, ऐसा तो नहीं। ऐसे इसमें भी 210 ट्रांसफर हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख अलग ट्रांसफर हो, 10 लाख ट्रांसफर हो, 210 ही ट्रांसफर हुए हैं। इस पर्पस से कंबाइंड लिखें ज्यादा बेटर है। डिस्काउंट डिबेंचर वाले तो कंपलसरी हो गया। क्या पॉइंट नंबर 4 पर आ गए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14,000। बताइए कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं? है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं? है जी। लिखा जाएगा, बिल्कुल लिख लीजिए। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 14,000, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? आउटफ्लो लगाना है, आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। बताइए प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना कैश एक्टिविटी है कि नहीं? है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं? है जी। लिख लीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 24,000, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है, जो आउटफ्लो में पैसा जा रहा है। पॉइंट नंबर 6, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? सर जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है, इन जनरल एक साल कंप्लीट होने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है। मतलब 2020-21 का डिविडेंड 21-22 में मिलता है इन जनरल। लेकिन कंपनी को शुरुआती महीनों में ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी सेल हो रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर ही प्रोजेक्टेड प्रॉफिट के बेस पर डिविडेंड बांटा जा सकता है। ऐसे डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। कोई सा भी डिविडेंड तो हमें क्या मतलब, डिविडेंड है और पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। लगाना है, जो आउटफ्लो पता है यहाँ से कितना है? ₹10,000 आंसर आ रहा है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या लाइन में लिखनी है मेरे को? बताएं, हेल्प करें। कैश फ्लो Cash फ्रॉम flow. फाइनेंसिंग Net cash एक्टिविटी, flow. नेट कैश फ्लो नेट कैश फ्लो
From financing activity. from financing activities. ₹10,000. डन जी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आधा घंटा मुझे इसी क्वेश्चन पर लगाना है अभी, क्योंकि लास्ट के 3 पॉइंट हमें बड़े रेडीमेड मिल गए। इंटरेस्ट कितना, डिविडेंड कितना पे हुआ है, बड़ा आसानी से मिल गया। वो अगर मिसिंग हो तो हमें क्या करना है, चर्चा इस पे करनी है मेरे को। पॉइंट नंबर 4 में डिलीट कर देता हूं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में नहीं लिखा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो क्या तब भी आप डिबेंचर इंटरेस्ट देंगे? डेफिनेटली देंगे सर। लोन है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बोलने की जरूरत थोड़ी है कि बोला जाएगा तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। डेफिनेटली इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैलकुलेट करके बताएं। कोई दूसरा आंसर? डिवेंचर इंटरेस्ट का जो पॉइंट दिया हुआ है, अगर वो पॉइंट नहीं दिया होता तो क्या आप डिवेंचर इंटरेस्ट पे करते या नहीं करते? अगर करते तो कितना करते? सर 14,000। 14,000 के अलावा कोई आंसर है तो वो बताइए। पर नो पे ही नहीं करते फिर। पे ही नहीं करते। एक और आंसर है? 12,600। हाँ जी, 12,600। 12,600 का आंसर ये है। और कोई आंसर? 14,000 और 12,600 और 0 वाला रीजन बताएं। तो अगर लास्ट में इशू है तो अगले साल देना होगा ना फिर। ठीक, देखिए ये दो आंसर परफेक्ट है, दोनों आंसर परफेक्ट। डिबेंचर सर इशू जो हुए हैं वो 1,00,000 रुपए के इशू हुए हैं और इंटरेस्ट का रेट 14%। अगर साल की शुरुआत में ही डिबेंचर इशू हो गए, समझ लीजिए मैंने लोन लिया इस साल, तो इस साल मैं लोन पर इंटरेस्ट दूंगा या नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर मैंने साल की शुरुआत में ही लोन ले लिया तो पूरे साल लोन इस्तेमाल करा, बैंक ब्याज मांगेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैंने बिल्कुल साल की लास्ट की डेट पर लोन लिया तो इंटरेस्ट क्यों दूंगा इस साल, अगले साल दूंगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट नहीं देना। क्वेश्चन में डेट मेंशन है नहीं डिबेंचर इशू करने की, इसलिए हम जो मर्जी मान सकते हैं, बिगिनिंग में लोन लिया या एंड में लोन लिया, मतलब डिबेंचर इशू करे बिगिनिंग में या एंड में। डिबेंचर इशू करे हैं हमने बिगिनिंग में, ऐसा मानते हो अगर आप, तो 14,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है, वो आपको लिखना होगा। आप ऐसा मानते हो कि डिबेंचर एंड में इशू करें हैं तो इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं देना, फिर इंटरेस्ट तो आप लिखोगे नहीं उसको। क्लियर है बात? इसमें कुछ नोट पे लिखना पड़ेगा ना? हाँ जी, एग्जाम में हम नोट में लेकर के आएंगे ये पॉइंट, अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन में मेंशन था साफ साफ डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 14,000, तो नोट की बात ही नहीं आती, वही लिखना है। नहीं लिखा होता तो ऐसा। क्लियर होगी बात? ध्यान रहेगा? क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, कंफर्म करने के लिए समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए क्वेश्चन में ये सिचुएशन है, 2013-14 के डिवेंचर 2 लाख, 14-15 नेक्स्ट ईयर के डिवेंचर 3 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 10%। पहले आपको ये आंसर देना है, इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है। सारे आंसर बताइए कितना तो देख लेगा। और क्वेश्चन में कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना डिवेंचर दे रखे हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बताइए अमाउंट बताएं। 20,000। और कोई आंसर? 30,000। और कोई आंसर? 2,000। जीरो वाला आंसर भी है? जीरो वाला आंसर भी है किसी का? सबका सही है आंसर। 20,000 30,000 दोनों आंसर सही हैं। इस जो 2 लाख के डिवेंचर है ये लास्ट ईयर थे, इस साल भी रहे, इन 2 लाख पे तो इंटरेस्ट देना ही देना, कंफर्म। जो एक इंक्रीज हुए 1 लाख रुपए के जो नए वाले डिवेंचर है, इन पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। वो डिपेंड करता है टाइमिंग पर। डिवेंचर साल के शुरू में इशू कर लिए तो उन्हें 1 लाख पर इंटरेस्ट देंगे, तो 2 लाख पे तो देना ही है, 1 लाख पर भी देंगे, तो 3 लाख पर देंगे, 30,000। अगर हमने साल के एंड में डिवेंचर इशू करा है तो जो 1 लाख की नए डिवेंचर है उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे हम, क्योंकि साल के लोन एंड में लोन लिया, इंटरेस्ट नहीं, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट देंगे, सिर्फ 2 लाख पर इंटरेस्ट जाएगा। उस केस में 20,000 आएगा।
क्वेश्चन में या तो इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा होगा तो वही लिख दो, क्वेश्चन में डिबेंचर इशू करने की डेट दे रखी है तो उस अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व करके लिखना। क्वेश्चन बोला हुआ डिबेंचर साल की शुरुआत में इशू करती है तो ये वाला आंसर लिखोगे, एंड में इशू करती है तो ये वाला आंसर लिखोगे। कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अपना नोट दे करके आएंगे और दोनों में से जो मर्जी आंसर लिखा। आप बिगिनिंग भी मान सकते हैं एंड भी मान सकते हैं। सर नोट क्या लिखेंगे? जो दे रखा है मैंने आंसर में नोट, क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन में कराया था उसमें भी नोट दे रखा था, देखो ब्राउन कलर से लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नोट नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। इट इज अज्यूम्ड दैट डिबेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। आप कुछ पूछ रहे थे सर ये पूछ रहा था प्रेजेंटेशन दे रही प्रेजम्पशन नहीं है, इस टॉपिक में असम्पशन है। प्रेजम्पशन तब लगती है जब हर पर्सन सेम चीज फॉलो कर रहा है, क्योंकि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट खरीदी कभी भी जा सकती है, डिबेंचर कभी भी इशू किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रेजम्पशन नहीं होती, असम्पशन होती। इसलिए दो अलग अलग आंसर है। क्लियर होगी बात? डिबेंचर वाला इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया जी अच्छे से, इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो, ना दे रखी हो तो। क्लियर होगी बात? चलिए अब मैं आ रहा हूँ इक्विटी शेयर के डिविडेंड पे, पॉइंट नंबर 6। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 52,000। क्वेश्चन नंबर दे रखा था, डिविडेंड पे कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। मान लेते हैं पॉइंट नंबर 6 नहीं लिखा तो डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, उसके कितना है बताइए? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सर लॉस क्यों लिख जाएंगे? ड्यूरिंग द ईयर मतलब मतलब ये बीच मतलब साल के बेनिफिट है ना, नहीं, ये पॉइंट होता ही नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना। और कोई आंसर? नहीं होता ना इक्विटी को। चलिए और कोई आंसर? सर डिविडेंड फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर। और कोई आंसर? तो इसका सिंपल आंसर मैं, आप सभी का आंसर गलत नहीं है, सभी का आंसर सही है। मैं और एक्यूरेट करके आंसर बता रहा हूं। सर आप देना चाहो दे के दिखाओ। अमाउंट कैसे निकालोगे? इक्विटी डिविडेंड अगर आप देना भी चाहो तो कैसे निकालोगे? जब कोई रेट ही अवेलेबल नहीं है आपके पास, पॉसिबल ही नहीं। मतलब ये कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपके सामने कि क्वेश्चन में डिविडेंड इक्विटी का नहीं दे रखा और आप सोचने बैठ जाओ कि डिविडेंड कैसे निकालो। कोई रेट नहीं देखो, अमाउंट नहीं दे रखा तो निकल ही सकता है वैसे भी। ठीक है, तो इक्विटी डिविडेंड अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें डेफिनेटली इंटरेस्ट डिविडेंड सॉरी इक्विटी पर नहीं देना। देना चाहे तो दे नहीं सकते हम, कोई रेट ही नहीं फिक्स। बाकी जो आपके सबके रीजन थे कि सर रेट फिक्स नहीं होता, हर साल अप एंड डाउन होता रहता है, इस वजह से हमें डिविडेंड नहीं देना। दूसरा कंपलसरी नहीं होता, तीसरा लॉस भी हो सकता है। ये बहुत सारी वजह हैं डिविडेंड ना देने की, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि हम कैलकुलेट कर ही सकते, बात खत्म होगी एज ए स्टूडेंट। ठीक है जी, तो पॉइंट नंबर 6 अगर नहीं है, इक्विटी डिविडेंड की कोई बात नहीं कर रखी तो आपको इक्विटी डिविडेंड देना भी नहीं। पॉइंट नंबर 5 पर आ गए जी, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24,000। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इससे हमने डिविडेंड माइनस कर दिया। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो क्या? 24,000 और कोई आंसर? जीरो और कोई आंसर? जीरो वाला को क्या लॉजिक है बताइए? लास्ट में इशू करा, रिडीम करें प्रेफरेंस शेयर। जो 24,000 बोल रहे हैं वो क्या एज्यूम कर रहे हैं? एंड में रिडीम करें। जो जीरो बोल रहे हैं वो बिगिनिंग में रिडीम करें। देखिए ये तो आंसर है आपका सही कि सर हमने अगर जो डिबेंचर इस क्वेश्चन और प्रेफरेंस इस क्वेश्चन में रिडीम हो रहे हैं, मतलब साल की शुरुआत में 2 लाख रुपए के थे, साल के एंड तक वो जीरो हो गए, हमने ड्यूरिंग रिडीम कर दिए। अब मैंने पूरे साल पैसा इस्तेमाल किया प्रेफरेंस शेयर वालों का, उसके बाद वापसी करा तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा। अगर एंड में रिडीम करा है मैंने तो डिविडेंड देना पड़ेगा 2 लाख का 12% 24,000। और अगर मैंने साल की शुरुआत में ही सारा पैसा वापसी कर दिया प्रेफरेंस वालों का तो उनको डिविडेंड भी दूंगा जी। क्लियर हो गई बात? यस सर। 24,000 जीरो दोनों से। अब बताएं क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि लास्ट ईयर जो है प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के थे और साल के एंड उसको बढ़ा देता हूँ, घटाने के लिए रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है ना। लास्ट ईयर 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, साल के एंड तक आते आते 3 लाख रुपए के रह गए, मतलब हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे।
तो डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे और कितना देंगे बताइए अमाउंट। 40,000 40,000 का आंसर है, 30,000 का आंसर है, और कोई आंसर? जीरो आंसर है किसी का? करेक्ट आंसर जीरो। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ कंपल्सरी एक्सपेंस। जो आप लोगों ने रीजंस इक्विटी के टाइम पर दिए थे वो रीजन क्यों भूल गए? प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ कंपल्सरी एक्सपेंस। तो प्रेफरेंस शेयर अगर हैं तो उस पर डिविडेंड दिया ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए हमें प्रेफरेंस पर डिविडेंड नहीं देना। तो जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर दिख जाए, और ये वाला लॉजिक मैंने इसमें नहीं बताया, तीसरे वाले में, तीसरा वाले में, क्योंकि मुझे ये चेंज बताना था, चेंज वाला अमाउंट कि देखो 4 लाख है, 3 लाख है, ऐसे में आपका आंसर 2 आ रहा है, 40 और 30, 0 किसी का आंसर नहीं आ रहा है। मुझे ये बताना था कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता, तो कंपलसरी नहीं है। तो उसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड नहीं देंगे। इसमें इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, डिविडेंड का रेट होता है, इंटरेस्ट का नहीं, और डिविडेंड कंपलसरी नहीं होती पेमेंट। रेट देने का मतलब ये नहीं है, देखो प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर में ये तो फर्क है, वो फर्क क्या रह गया? प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर में फर्क ही क्या रह गया? प्रेफरेंस शेयर वालों को बोला हुआ है प्रॉफिट हो तो लेने आना, डिविडेंड पता नहीं मिलेगा। डिवेंचर वालों को बोला हुआ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड तभी देना है जब क्वेश्चन में स्पेशली बोले, अदरवाइज नहीं देना। उसका इंटरेस्ट मतलब सॉरी डिविडेंड्स का गिवन हो। हाँ, जैसे पॉइंट इस वाले पॉइंट में की बात क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अच्छा, सर हमने पहले पॉइंट पढ़ लिया डिवेंचर वाला कि डिवेंचर में इंटरेस्ट पक्का देना ही देना है, चाहे बोला हो या ना बोला हो। इक्विटी पर डिविडेंड पक्का नहीं देना है अगर कुछ नहीं बोला तो। और प्रेफरेंस पर डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस इक्विटी वाला सेम हो गया, प्रेफरेंस इक्विटी वाला सेम हो गया कि क्वेश्चन में बोला है तो ही डिविडेंड देना है, नहीं बोला तो नहीं देना, ठीक है। अब एक चौथी वैरायटी और बच गई, देखो क्या वैरायटी बच गई। इस क्वेश्चन में मान लीजिए पॉइंट नंबर 5 डिलीटेड है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है, सिर्फ पॉइंट नंबर 5 डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर वो वाला पॉइंट डिलीटेड है। तो ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा था नहीं देंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ तो। अब मैं कह रहा हूँ देंगे। क्यों देंगे बताओ, जिसको जो समझ में आ गया है जिसको। हाँ जी, और कोई आंसर? डी आंसर है जी। सुनिए ध्यान से, मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जो चौथी वैरायटी है जो गलती होने के चांस है, जहाँ गलत रहना है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया है तो आप रट करके बैठे हुए सर ने बताया है प्रेफरेंस के डिविडेंड के लिए कुछ नहीं बोला तो हमें डिविडेंड नहीं देना। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि इक्विटी को डिविडेंड दिया, तो ये बात आप कैसे भूल गए? इक्विटी को डिविडेंड नहीं मिल सकता जब तक प्रेफरेंस को ना मिल जाए। प्रेफरेंस वालों के पास ये फैसिलिटी है, ये प्रेफरेंस है, उनका नाम भी देखो प्रेफरेंस इसलिए रखा हुआ कि कोई इक्विटी से पहले प्रेफरेंस मिलेगी डिविडेंड में और लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल रिफंड। तो अगर क्वेश्चन में इस वाला क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए पॉइंट 5 डिलीटेड है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज, तो पॉइंट नंबर 6 में जब लिखा हुआ कि इक्विटी वाला को डिविडेंड मिला है तो आपको समझ जाना है कि डेफिनेटली प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड मिला होगा, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना है। उनको तो इंटरिम मिला होगा, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड अगर, अच्छा एक बात बताइए, इनका डाउट है सर इनको ना, मतलब इनको डाउट ये है कि सर इक्विटी वालों को ना फाइनल डिविडेंड नहीं मिला, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड मिला, तो ये इस बात का सिग्नल नहीं है कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिल गया। तो देखो ऐसे में अगर कंपनी तो फ्रॉड कर सकती है, मान लीजिए कंपनी इक्विटी वालों को डिविडेंड देना चाह रही है, प्रेफरेंस वालों को नहीं देना चाह रही, हर साल इंटरिम डिविडेंड बांट देंगे इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को देंगे। चीटिंग नहीं है, डिविडेंड चाहे इंटरिम की फॉर्म में मिले चाहे फाइनल की फॉर्म में मिले, इक्विटी वालों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा जब तक प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड ना मिले। क्लियर होगी बात? यस सर। डिवेंचर वाले केस में सर क्या आंसर हुआ कि सर पे करना है, मेंशन किया हुआ या मेंशन नहीं किया हुआ। इक्विटी शेयर केस के अंदर क्या हुआ सर?
ओनली इफ मेंशन, क्वेश्चन में बोला हुआ है तो ही इक्विटी का डिविडेंड देना है वरना नहीं देना। प्रेफरेंस शेयर में क्या हुआ है सर? इफ मेंशन देना है, इफ इक्विटी डिविडेंड पेड को भी देना है। ये सारी बातें लिखी हुई है, मैंने कल पढ़े। आंसर के नीचे लिखा हुआ है, वहां मैंने प्रेजम्पशन लिखा हुआ, अजम्पशन नहीं प्रेजम्पशन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर इंटरेस्ट के आगे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है जी पे। क्वेश्चन में बोले तो भी पे करो, ना बोले तो भी पे करो। प्रेफरेंस डिविडेंड में लिखा हुआ है डू नॉट पे, मतलब क्वेश्चन बोले तो ही पे करो, क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो मत पे करो। इक्विटी डिविडेंड में लिखा हुआ है डू नॉट पे, मतलब क्वेश्चन बोले तो ही पे करो, अदरवाइज पे मत करो। और नीचे चौथी वाली बात लिखी हुई है ग्रीन कलर से, इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट इक्विटी डिविडेंड हैज बीन पेड देन पे प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो। ध्यान रहेगा जी, अगर इक्विटी दिया हुआ है चाहे इंट्रीम हो चाहे फाइनल हो तो प्रेफरेंस वालों को भी पक्का डिविडेंड देना। अगर इक्विटी शेयर को डिविडेंड मतलब वो दे दिया और उसमें प्रेफरेंस शेयर का कुछ नहीं है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो देनी ही नहीं है। नहीं तो वही तो उसके लिए तो पॉइंट देना है, लास्ट पॉइंट है किस लिए? नहीं मतलब जैसे इसमें क्वेश्चन के आगे लिखा था 12%, तो वो भी नहीं दे रखा, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर तो देंगे अगर इक्विटी को दिया कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही है ना, जैसे नोट है किस लिए, नोट उसे लिए दो यार। तो फिर फिक्स डिविडेंड होना चाहिए ना परसेंट। मैं जो आपसे क्वेश्चन कराया था अभी लास्ट क्वेश्चन में ये कराया था कि मान लीजिए पूरा क्वेश्चन सेम है और पॉइंट नंबर 5 नहीं दे रखा, और इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर के आगे 12% भी नहीं दे रखा, ये क्या? अच्छा अभी कह रहे हो कि क्वेश्चन के अंदर सर आगे रेट मेंशन नहीं। क्वेश्चन का डाउट ये है जैसा इक्विटी डिविडेंड पेड है लेकिन प्रेफरेंस के आगे रेट मेंशन नहीं, तो क्या करते? कुछ कर भी नहीं सकते, नहीं दे पाएंगे डिविडेंड, कैलकुलेट कर नहीं सकते उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 लाख टू 7 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 company made a bonus issue of equity shares in the ratio of 3:1। 3 के बदले में 1, मतलब मेरे पास अगर 3 शेयर है तो मुझे 1 शेयर फ्री में मिलेगा, अगर मेरे पास 30 शेयर है तो मुझे 10 शेयर फ्री में मिलेंगे। इस रेशियो में 3:1 की रेशियो, 3 के बदले 1, ये मतलब है इसका। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो एज द रिजल्ट ऑफ द अबाउट। 2 मिनट लगाइए, ट्राई कीजिए, फिर मैं कराता हूं। 3 लाख 1 मार्क के लिए अच्छा है। देखिए जब शेयर्स इशू होते हैं एज अ बोनस, बोनस का मतलब ये है सर फ्री में शेयर देना, अगर उसके बदले में पैसे लेंगे तो कहाँ का बोनस हुआ? बोनस शेयर्स का मतलब है सर हम कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को कुछ और शेयर्स दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। शेयर इशू करना फ्री में, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, इसमें ना तो पैसा आता और ना पैसा जाता। तो जो बोनस शेयर इशू होता है वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं आता। ये चीज क्लियर कर लीजिए अच्छे से। शेयर इशू करते हैं, पैसा नहीं आता इसके अंदर, कंप्लीट लॉस है कंपनी के लिए। अब आगे बात करते हैं सर 3 लाख रुपए के शेयर थे पहले और ये 7 लाख बन गए, इसका मतलब जो इंक्रीज हुए हैं वो 4 लाख के शेयर इंक्रीज हुए। इस साल टोटल शेयर इशू हुए हैं 4 लाख रुपए के। बस हमारा काम इसमें ये था कि हम ये ढूंढ लें कि बोनस वाले शेयर कितने हैं। मान लीजिए 4 लाख में से 2 लाख रुपए के बोनस वाले हैं, तो बाकी के 2 लाख वाले शेयर कैश में इशू करे होंगे, तो वो तो काम की आइटम है, वो काम के आइटम होंगे। 3:1 की रेशियो है सर, 3 लाख शेयर्स ऑलरेडी, 3 लाख रुपए के शेयर ऑलरेडी 3:1 की रेशियो है। इसका मतलब 1 लाख रुपए के शेयर बोनस में इशू करे गए हैं इस साल। टोटल शेयर इशू करे गए हैं साल 4 लाख, जिसमें से बोनस वाले 1 लाख, तो कैश वाले 3 लाख। इसका आंसर हुआ सर इशू ऑफ शेयर्स इन कैश ₹3 लाख बिना पैकेट। इसमें ये भी मेंशन करेंगे अपने आंसर में इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स तो 4 लाख है, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर्स इन कैश ये लिखेंगे 3 लाख। सर फिर हमारे शेयर कैपिटल कैसे बढ़ती है? 1 लाख बोनस शेयर्स इशू करके शेयर कैपिटल बढ़ती है। 3 लाख कहाँ से आया?
देखो 3 लाख से 7 लाख के शेयर्स हो गए, टोटल इंक्रीज 4 लाख, ड्यू टू बोनस 1 लाख, ड्यू टू कैश 3 लाख। इनका डाउट ये है कि सर बोनस इशू से शेयर्स कैपिटल कैसे बढ़ जाती है? देखिए बोनस इशू जब करते हैं, जब शेयर्स इशू करते हैं फ्री में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो शेयर जब इशू किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, चाहे हम कंसेशन अदर देन कैश की वजह से शेयर इशू करें, चाहे डायरेक्टर को शेयर इशू करें, प्रमोटर को शेयर इशू करें, अंडरराइटर को शेयर इशू करें, एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस में शेयर इशू करें, वजह कुछ भी हो, जब भी शेयर इशू होंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो 1 लाख रुपए से जो शेयर्स इशू हुए हैं इसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, 1 लाख की वजह से भी शेयर बढ़े। समझ नहीं आया इसलिए वाला क्वेश्चन। देखो 3 लाख रुपए के शेयर्स थे पहले, ये बढ़ करके 7 लाख हो गए, टोटल जो इंक्रीज है वो 4 लाख का, ड्यू टू बोनस 1 लाख है, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख है। इसको मैं स्प्लिट करूं, बोनस वाला 1 और कैश वाला 3, तो हमारे चैप्टर के लिए ये काम हुआ है। सर बोनस वाले ये कैसे पता चला? बोनस ये देखो 3:1 की रेशियो दे रखी, 3 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो 3 लाख के बदले में 1 लाख। 3 लाख रुपए के ऑलरेडी शेयर्स थे, 1:3 के हिसाब से 1 लाख रुपए के शेयर जो इशू हैं वो बोनस वाले इशू हुए हैं, तो नए वाले शेयर बोनस वाले 1 लाख के हैं, टोटल 4 लाख के इशू हुए हैं, तो कैश वाले 3 लाख। क्लियर हो गई ये बात? नोटिंग कर लीजिए कैलकुलेशन इसमें। बोनस इशू, यहां से आपका ये आंसर स्टार्ट हो रहा है, टोटल शेयर्स इशूड 7 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। उसके बाद लास्ट लाइन, शेयर्स इशूड इन कैश 4 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। बोनस इशू पहले सॉल्व करके दिखाया है हमने, 3 लाख इंटू 1/3 1 लाख, 1 लाख रुपीस के शेयर्स इशू हुए हैं बोनस में। उसके बाद हमने कैलकुलेट करके बताया टोटल शेयर्स कितने इशू हुए, टोटल शेयर्स इशूड 7 लाख माइनस 3 लाख 4 लाख, टोटल शेयर 4 लाख के इशू हुए हैं, जिसमें से 1 लाख के बोनस वाले। फिर हमने मेंशन करा कि शेयर्स इशूड इन कैश वो कितना है, 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख आंसर हुआ है। सर ये हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा ना? ये मेन आंसर है वर्किंग नोट। देखो वर्किंग नोट कब बनता है, जब क्वेश्चन के अंदर ना कोई फॉर्मेट मांगा हो, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बैलेंस शीट मांगी हुई है और हम कोई काम कर रहे हैं बैलेंस शीट के अलावा, तो वर्किंग नोट होता है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा हुआ कैलकुलेट करके बता दो, उसमें सारा ही आंसर मेन आंसर, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी के क्वेश्चन सर बुक में दे रखे हैं आपके 22 से 31 इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 32 से 38, इसको क्वेश्चन सारे करके लाएं। नेक्स्ट आपने ऑपरेटिंग स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ध्यान रखें।